वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 से, जहाँ से हम लोगों ने उस दिन छोड़ा था। यानी लेक्चर 1 में आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है, हम लोगों ने लेक्चर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल देखा था। हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंथर का देखा था कि अगर उसको कट करें लेटरली तो वो ऐसे होता है ना, टेट्रास्पोरोजिनेट होता है, मतलब 4 स्पोरेंजिया होते हैं इसके अंदर। अब आज हम लोग देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये पॉलन सैक, इनकी हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ये इनके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट, वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग पॉलन सैक भी बोलते हैं। अगर इसको अगर हम लोग जूम आउट करके देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है हमें। इसमें क्या होता है, ये देखिए, सबसे पहले एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। ठीक है, जो एपिडर्मल लेयर होती है इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये एक आउटर मोस्ट लेयर है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मल लेयर। उसके बाद आती है एंडोथीकम। एंडोथीकम क्या होती है, ये रेडियली एलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, सेल्स रेडियली एलोंगेटेड है और इन सेल्स से बनी होती है एंडोथीशियम। ठीक है, इसमें फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो देखिए इनर वॉल से अटैच प्रेजेंट है ना कुछ फाइब्रस बैंड, ये एंडोथीकम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये होती है सेकेंड लेयर, अगर आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम में। और ये लेयर जो होती है एंडोथीशियम, यही एंथर के डिएसेंस में उसकी हेल्प करती है। मतलब कि जब एंथर रप्चर डाउन होता है ना, पोलन ग्रेन्स जब बाहर उड़ते हैं एयर में फर्टिलाइजेशन के लिए फर्दर आगे जाते हैं, तो वो रप्चर यानी कि डिएसेंस ऑफ एंथर में जो लेयर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है वो भी एंडोथीशियम ही होती है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे बिगनिंग में एक लेयर है, यहाँ पे ये लेयर है स्टोमियम, ये थिनेस्ट वॉल है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए ये वाली जो लेयर है, जो येलो पोर्शन है, ये है मिडिल लेयर, है ना। मिडिल लेयर ये देखिए 1 to 3 सेल्स तक ये थिक होती है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, और इसका भी जो सोल फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का ही होता है और ये न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्प करती है। तो हमारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो यहाँ बीच में बनते हैं, यहाँ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन बनते हैं यहाँ पे सेंटर में। उस सेंटर से पहले ये आप लोग अगर एक लेयर देख पा रहे होंगे, इस लेयर का नाम है टेपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी हम लोग को। ये जो टेपिटम है ये इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि टेपिटम जो वॉल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाती हैं, क्योंकि जब इनमें सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो इनमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा होता है, बट वो साइटोकाइनेसिस उसे फॉलो नहीं करता है। मतलब वो कैरियोकाइनेसिस तो करते जा रहे हैं, उनका न्यूक्लियस तो डिवाइड होता जा रहा है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और ये पॉलीप्लॉइड भी होती हैं। पॉलीप्लॉइड इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें एंडोमाइटोसिस होती जा रही है, इसलिए ये लेयर पॉलीप्लॉइड भी होती है। तो टेपिटम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेपिटम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि टेपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर के बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेयर। इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं और कैरियोकाइनेसिस होता रहता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, बट मतलब कि जो साइटोकाइनेसिस होता है वो उसको कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ ये पॉलीप्लॉइड भी होती है।
पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। क्रोमोसोम्स का नंबर क्यों इंक्रीज कर जाता है? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस होती जाती है, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है इस सेल के अंदर, टैपेटम की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। और भी इनका एक मेन मतलब कैरेक्टर है, वो है प्रेजेंस ऑफ यूबेस बॉडी ना। तो टैपेटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें लिपॉइडल यूबेस बॉडीज ज़रूर प्रेजेंट होती हैं। और यूबेस बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है? ये फैटी सब्सटेंस जैसे स्पोरोपोलिन हो गया है ना, इसको फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब स्पोरोपोलिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि टैपेटम इज characterized by the presence of Ubis body. यूबिस बॉडी। अब यूबिस बॉडी का फंक्शन क्या होता है? यूबिस बॉडी का फंक्शन होता है कि ये लोग स्पोरोपोलिन बनाने में हेल्प करती है। मतलब कि स्पोरोपोलिन जो होता है, स्पोरोपोलिन पता है आपको कहाँ प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है, आउटर मोस्ट लेयर, 2 लेयर्स होती है ना पोलन ग्रेन में, एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन, ये इनर ये वाली लेयर होती है इंटाइन। तो जो ये एक्साइन होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की, है ना। अब स्पोरोपोलिन की बनता किससे? यूबिस बॉडी से। यूबिस बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो टैपेटम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम लोग स्पोरोपोलिन के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है पोलन ग्रेन में, मतलब पोलन ग्रेन की एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन। तो हम लोग स्पोरोपोलिन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या होता है? हार्डेस्ट मैटर है, हार्डेस्ट मैटर। ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है। ये नहीं कि आप आयरन से कंपेयर करने लग जाएं। बायोलॉजिकल वर्ड का हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो स्पोरोपोलिन है। ये पता है क्या इसमें हेल्प करता है? ये पोलन ग्रेन को सेव करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है पोलन ग्रेन को, यानी पोलन ग्रेन को ये डिग्रेड नहीं होने देता है। स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम एसिड्स, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, कुछ भी टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। और यही रीज़न है कि पोलन ग्रेन्स एक एक्सटेंट तक फॉसिल्स बन जाते हैं, मतलब कि वो फॉसिलाइज्ड होते हैं। वो मतलब स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस से ही, क्योंकि उनके एक्साइन में स्पोरोपोलिन है, अब वो नेचुरल एक्टिविटीज़ से तो उनको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, तो वो एक तरीके से फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। और पता है आपको एक बेसिक सा फैक्ट है कि अगर साइंटिस्ट को कहीं पे भी फॉसिल्स के फॉर्म में पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं किसी एरिया में, तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम वगैरह के प्रेजेंट होने की या फॉसिल फ्यूल्स के प्रेजेंट होने की, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई कहीं पे भी मिलते हैं ऐसे मैटर, तो वहाँ पे हम लोग को फॉसिल्स ज़रूर मिल सकते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट इस बात का ध्यान रखते हैं। तो आई गेस आप लोगों को माइक्रोस्पोंजिया तो पूरा समझ में आ गया होगा। सारी लेयर्स के बारे में मैंने बता दिया। ये डायग्राम्स आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक एक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प होगी आपकी। अगर
डायग्राम्स क्लियर होते जाएंगे ना तो कंसेप्ट अपने आप बिल्डअप होते जाएंगे। आप लोगों को अगर ये पता है ना कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तो आपके दिमाग में एक तरीके से बैठ जाएंगी चीज़ें, एक लंबे टाइम के लिए आपको ये चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, नया नहीं लगेगा भी जब अगर आप लोग बुक में ये टर्म्स वगैरह देखेंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पूरा एंड्रोशियम देखा, अभी तक हमने देखा पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ लिया, बट अब हम लोगों को पूरा ये देखना चाहिए ना कि एंथर का पूरा डेवलपमेंट होता कैसे है। अब हम लोग एंथर के डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस 2-3 क्वेश्चंस तो इससे मिलते ही रहते हैं, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो हम लोग चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपको टॉपिक्स की लिस्ट बना के देंगे कि अगर सिर्फ आप उन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो आपको फुल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही उधर से हैं। क्वेश्चंस आपके हर जगह से नहीं पूछे जाते। प्रीवियस ईयर्स आप अगर उठा के देखेंगे तो कुछ सिलेक्टिव एरियाज़ होते हैं जहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, तो अब लेट मी टेक अ शीट। इस शीट में पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ये देखिए सबसे बिगिनिंग में, यहाँ देखिए सबसे बिगिनिंग में हमने ये एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम है कि यंग एंथर का, ठीक है, ये एक यंग एंथर है। अब यंग एंथर को हम लोगों ने यहाँ से इसका सेक्शन कर दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन में से कट करा और इसके अंदर देखा। इसके अंदर हमें क्या मिला, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। जब इसको हमने कट किया तो 2 पार्ट्स में मिलेगा ना, तो उसका एक सिंगल पार्ट कुछ ऐसा दिखा। ये एंथर था हमारा, इसको हमने कट किया तो वो कुछ ऐसा दिखा। ये यंग एंथर था, फुल्ली फ्लेजेड डेवलप्ड एंथर नहीं था, ये यंगर एंथर था। तो इसमें क्या था, ये वाली जो लेयर थी, इस लेयर को हमने बोला ये है एपिडर्मिस। इस स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, और इसके अंदर मेरिस्टेम टिश्यू, पूरा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो पूरा भरा हुआ है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ऑफ कोर्स अंदर डेवलपमेंट होगा। ये सारा इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सॉरी बहुत पॉच हो रहा है, बट हाँ ऐसे ही दिखता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये। अब ये थोड़ा सा और डेवलप किया, इसको हमने थोड़ा सा वेट करा और उसको फर्दर देखा अब क्या होता है इसके अंदर। तो हमने देखा कि इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम है कनेक्टिव, है ना। और यहाँ चारों तरफ हमें सेल्स दिखी कुछ जो अलग थी पूरे स्ट्रक्चर से, और इन सेल्स को हमने नाम दिया आर्कियोस्पोरल सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या था, आर्कियोस्पोरल सेल, ये था इसका नाम। और इसको हम लोगों ने और भी एक चीज़ बोल दी, आर्किस्पोरेंजियम। यहाँ पे भी अंदर अभी मेरिस्टेम टिश्यू ही है। ये कुछ सेल्स हैं जो 4 सेल्स, ये थोड़ा सा अलग डेवलप हुई, बीच में एक स्ट्रक्चर कनेक्टिव डेवलप हुआ, और अभी भी अंदर यहाँ पे वाइट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब हमने इस एक सेल को जूम आउट करके फर्दर देखा कि अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस एक सेल को हमने बाहर निकाला तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ये उसका न्यूक्लियस था और ये वो सेल थी पूरी प्रॉपर, है ना। अब हमने आगे देखा कि इन सेल्स में क्या हो रहा है, कुछ डिविजन्स हो रहे हैं। इस सेल में
एक प्राइमरी डिवीज़न हुआ, या फिर मतलब कि एक प्राइमरी जो सेल थी इसमें डिवीज़न हुए, और डिवीज़न हुए कैसे, ये पेरिक्लाइनर डिवीज़न हुए। ऐसे जो डिवीज़न हुए इनको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लाइनर डिवीज़न। मतलब कि एक आर्किस्पोरियल सेल ली, उसको हमने देखा फर्दर इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ आगे जाके डिविजन्स हो रहे हैं। डिविजन्स कैसे हो रहे हैं, पेरिक्लाइनर डिवीजन हो रहा है। पेरिक्लाइनर जब डिवीजन हुआ तो इसमें दो सेल्स बनी। पहली सेल को हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली सेल है इसका नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल, पेराइटल, ठीक है। ये जो ऊपर वाली सेल है ये प्राइमरी पेराइटल सेल है। उसके बाद ये जो इसमें नीचे वाली सेल है इसका नाम है स्पोरोजेनस, यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। इधर आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इधर स्पेस नहीं है। और अब इसमें फर्दर आगे क्या हुआ, आगे ये देखिए, ये जो स्पेस है ये, इसमें क्या हुआ कि जो ये प्राइमरी पेराइटल सेल थी इसमें ये मतलब पेरेन्क्लाइनर डिविजन्स होते रहे और इसने 3 लेयर्स बना ली। ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो गई। ये वही सेल है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल जो थी हमारी ये वही है। ये पेराइटल सेल ही है जो जिसमें सेल डिविजन्स मतलब सेल पेरिक्लाइनर डिविजन्स होते रहे सेल में, और उसमें कितने 3 लेयर्स को फॉर्म करा, 3 लेयर्स बनाई यहाँ इसने। और ये जो अंदर वाली है ये वाली सेल है, ये इसका क्या नाम था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। इसके अंदर मतलब कि माइटोसिस हो रहा है, इरेगुलर माइटोसिस होता जा रहा है ना। इसके अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है हमारी, इसको उधर हम लोग नेम लिख देते हैं इसका। इसमें क्या हो रहा है, इरेगुलर माइटोसिस होते जा रहे हैं यहाँ अंदर। अब देखते हैं अगली स्टेज में क्या हो रहा है। अब जब हमने फर्दर सेल को ऑब्जर्व, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी ताकि आपको दिखे, हाँ। तो जब हमने इसको फर्दर और आगे देखा कि इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा और ऑब्जर्व किया, तो इसमें हमें ये दिखा, ये देखिए कुछ सेल्स है ना जो डिफ्रेंशिएट होके आ गई हैं ऊपर, इन सेल्स का नाम है PMS, आई मीन PMC, पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल्स हैं। तो यहाँ पे पोलन मदर सेल्स डेवलप होने लगी, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है। उसके बाद आगे क्या हुआ, अब हमने एक सेल को बाहर लाया और देखा यहाँ पे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे बाहर हमने देखा कि एक मतलब कैलोस का बैंड बन रहा हुआ है, कैलोस बैंड हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर। और इसका जो प्लॉइडी लेवल था ये 2n था, और ये लास्ट स्टेज था मेल स्पोरोफाइट का, ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है मेल स्पोरोफाइट का। इसके बाद क्या हुआ, ये सेल आगे मियोसिस, हाँ, तो अब ये सेल आगे मियोसिस करेगी। बट यहाँ पे इसके पास 2 पाथवे हैं, या तो ये इधर जा सकती है या तो ये इधर जा सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये वाला पाथवे है ये मोस्टली मोनोकॉट्स प्लांट्स चूज करते हैं, और सम ऑफ डाइकॉट्स।
मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स एंड सम ऑफ डाइकॉट्स, ये पाथवे चूज करते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट एंड सम ऑफ मोनोकॉट्स, ये पाथवे चूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 2n स्टेज है, ये इधर ही है, ये ना 2n स्टेज है ये सेल का। अब इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट है ना। और यहाँ पे कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ मियोसिस हुआ और 2 सेल्स बनी। उसमें फर्दर मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 टेक प्लेस हुआ और ये टेट्राड बना। ये क्या है, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल, टेट्राड बना। हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्राड दिखा। इसकी जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स किसकी बनी हुई हैं, कोई बता सकता है? तो ये वॉल्स बनी होती हैं, अगर आप में से किसी को पता हो तो वेरी गुड, बट नहीं पता है तो याद रखें कि ये जो वॉल्स बनी हैं ये कैलोस की बनी हुई हैं। ये वॉल्स कैलोस की बनी और ये टेट्राड डेवलप हुआ। ये प्रोसेस हुआ डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में ऐसे होता है फर्दर डिवीज़न, और मोनोकॉट्स में ऐसे। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई, जस्ट लाइक हेयर, मियोसिस फर्स्ट। बट यहाँ पे एक और प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। उस प्रोसेस का क्या नाम है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो रही है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, सेल इधर ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फर्दर यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस सेकेंड, और यहाँ पे फिर से साइटोकाइनेसिस हुआ, है ना। तो देखिए कुछ ऐसा बना। ये एक आइसोबाइलेटरल टेट्राड है ये, और माइक्रोस्पोर है। इन दोनों की प्लॉइडी लेवल तो n ही है ना, n है यहाँ पे इनकी प्लॉइडी लेवल। इसका शेप क्या है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, है ना। समझ गए होंगे अगर आप लोग समझ पाएंगे तो। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अब हम लोग यहाँ देखिए, ये था हमारा एंथर। हम लोग देखेंगे कि एंथर में डेवलपमेंट होता कैसे है। हम लोगों ने एंथर को यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन इसका लिया, तो हमने देखा कि एंथर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, है ना। और फिर हमने देखा कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को यानी माइक्रोस्पोरेंजिया को स्टडी करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ ऐसा दिखता है। वेट अ मिनट, माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ ऐसा दिखता है, ये हमने देखा। अब हमने ये देखना था कि ये ऐसे हो कैसे रहा है, मतलब इसके बीच में क्या सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही थी एंथर के अंदर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस चार्ट में देखा, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक यंग एंथर लिया हमने और उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया। हमने देखा कि उसमें ऐसे एपिडर्मिस दिखी हमें और अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखा। इनका जब डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ सेंटर में एक कनेक्टिव डेवलप हुआ और 4 आर्कियोस्पोरल सेल्स डेवलप हुई। अब हमने इसमें से एक सेल को चूज़ किया और देखा हमने इसके अंदर क्या हो रहा है। तो उस आर्कियोस्पोरल सेल में क्या हुआ, उस सेल में सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फर्स्ट पार्ट उसका था प्राइमरी पेराइटल, नीचे वाला था प्राइमरी स्पोरोजिनस पार्ट, है ना। और उसके बाद ये जो हमारे आर्कियोस्पोरल सेल थी ये फर्दर और डेवलप करी। तो जो इसका प्राइमरी पेराइटल वाला पार्ट था इसने 3 लेयर्स बनाई मिलके, और जो प्राइमरी मतलब कि स्पोरेंजियस वाला पार्ट था यानी ये लोअर सेल जो थी, इसने ऐसे इरेगुलर माइटोसिस करना शुरू कर दिया। जब इसके हमने फर्दर देखा कि यहाँ इरेगुलर माइटोसिस हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ सेल्स आपस में सेपरेट आउट हो रही हैं, और वो सेल्स, इनका नाम था PMC। इन सेल्स का नाम था PMC,
पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। अब हमने इस एक सेल को सेपरेट आउट करके देखा, ये 2n स्टेज में थी, ये लास्ट स्टेज था मेल स्पोरोफाइट का जो 2n स्टेज में था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इस लास्ट स्टेज ऑफ मेल स्पोरोफाइट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बाइलेटरल टेट्राड बना सकता था या फिर वो टेट्राहेड्रल टेट्राड बना सकता था। तो जो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स होते हैं वो ऊपर वाला पार्ट चूज करते हैं जिसमें मियोसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब मियोसिस हो रहा है, मियोसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता जा रहा है। बट डाइकॉट्स में क्या होता है कि यहाँ पे मियोसिस तो हो रहा है बट वो फॉलोड बाय नहीं है साइटोकाइनेसिस, और हमें मिला टेट्राहेड्रल टेट्राड। और इसमें जो ये डिवीज़न हुआ, मतलब कि जो ये बीच में जो डिविजन्स बन रहे हैं, ये डिविजन्स किससे, कैलोस से बन रहे हैं, है ना। ये कैलोस से एक बैंड टाइप के डिविजन्स बने यहाँ पे। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर कंप्लीट हो गया। इससे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर अपना चेक करेंगे बुक, तो उसमें मिलेगा आपको नीट वाले बच्चों को, तो इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सफिशिएंट है डेवलपमेंट ऑफ एंथर वाले टॉपिक के लिए, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लें तो। और मैं बोर्ड वाले बच्चों को बता दूं कि यहाँ पे इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। आप लोग अपना बोर्ड्स की कॉपीज चेक कर सकते हैं, देखेंगे आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है ना। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल बनाएं और इसको और अच्छे से समझें। जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूँगी उन डाउट्स को सॉल्व आउट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के फर्दर और आगे वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।